गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे रेक्टिफायर क्या होता है। लास्ट में हमने पढ़ा था, सबसे पहले हमने पढ़ा था कि सेमीकंडक्टर क्या होता है, उसके बाद में पीएन जंक्शन डायोड, और फिर हम अब पढ़ रहे हैं कि रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या है? पीएन जंक्शन जो डायोड है उसकी एप्लीकेशन है। रेक्टिफायर हमारा एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो कि अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करती है। इसका मतलब है कि जो रेक्टिफायर है वो एसी करंट को डीसी में चेंज करता है, लेकिन जो हमारा जो आउटपुट आता है, एसी करंट आता है, वो प्योर डीसी आता है। वो प्योर डीसी नहीं आता है, वो हमारा क्या होता है, पल्सेटिंग डीसी होता है। उसके अंदर कुछ रिपल होते हैं, इसका मतलब है कि उसका कुछ पार्ट उसमें एसी होता है। हमारे प्योर डीसी प्राप्त करने के लिए क्या होता है, उसके रेक्टिफायर के बाद में हमें फिल्टर लगाने होते हैं, उसके बाद में हमें प्योर डीसी मिलता है। रेक्टिफायर जो सर्किट है वो डायोड से हम यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं वो रेक्टिफायर सर्किट हम डायोड को यूज में लेके पढ़ रहे हैं। वहाँ पे एक डायोड भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ डायोड भी हो सकता है, मतलब कि एक से अधिक डायोड भी हो सकते हैं। जो हमारा रेक्टिफायर है, जैसे हम कहाँ पे काम मिलते हैं, जैसे कि हमारी जो मोबाइल की बैटरी है उसको चार्ज करना है, या फिर जो है ना यूपीएस में जो बैटरी लगी होती है उसको हमें चार्ज करना है, उसके लिए हम रेक्टिफायर यूज में लेते हैं वहाँ पे। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर दो टाइप के होते हैं, एक हाफ वेव रेक्टिफायर होता है, दूसरा फुल वेव रेक्टिफायर होता है। फुल वेव जो रेक्टिफायर होता है वो दो टाइप के होते हैं, सेंटर टेप रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर होता है। सेंटर टेप के अंदर हम जो दो रेक्टिफायर दो डायोड यूज में लेते हैं, और ब्रिज के अंदर हम चार यूज में लेते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे हम दो या दो से अधिक रेक्टिफायर यूज में लेते हैं। फुल वेव रेक्टिफायर में, हाफ वेव रेक्टिफायर में केवल एक ही डायोड यूज में लेते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर में एक डायोड यूज में लेते हैं, और फुल वेव रेक्टिफायर में हम मल्टीपल डायोड्स यूज में लेते हैं। अब हम यहाँ सबसे पहले आज हम पढ़ रहे हैं हाफ वेव रेक्टिफायर है। हाफ वेव जो रेक्टिफायर है वो क्या करता है कि जो हमारा एसी जो वोल्टेज होता है उसके एक साइकिल को तो क्या होने देता है, पास होने देता है, दूसरे साइकिल को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। इसका मतलब है कि एक हमारा जो रेक्टिफायर है या तो वो पॉजिटिव हाफ साइकिल को पास होने देगा, या फिर वो नेगेटिव हाफ साइकिल्स को ही पास होने देगा, कि दोनों को पास नहीं होने देगा। हाफ वेव रेक्टिफायर है वो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेक्टिफायर है। सिंपलेस्ट फॉर्म ये इसलिए है क्योंकि इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक ही डायोड यूज में लेते हैं। हाफ वेव जो रेक्टिफायर है उसका सर्किट डायग्राम हमारा ये है। हाफ वेव रेक्टिफायर, इसके अंदर हमने तीन मेन पार्ट्स होते हैं। इसके अंदर एक हमारा है ट्रांसफॉर्मर है, एक डायोड है, एक हमारा रेजिस्टिव लोड है। इसका मतलब इसके अक्रॉस हम आउटपुट ले रहे हैं, यहाँ इसके अक्रॉस आउटपुट है, सॉरी मैं शो करना भूल गई। यहाँ पे एक हमारा ट्रांसफॉर्मर है, ये हमारी प्राइमरी कोयल है, ये हमारी सेकेंडरी कोयल है। ये हम यहाँ पे हमने इनपुट सिग्नल लगाया है, ये इनपुट सिग्नल हमारा एसी सिग्नल है, ठीक है, पॉजिटिव साइकिल और नेगेटिव साइकिल है। यहाँ पे जो हमारा ट्रांसफॉर्मर जो यूज में लिया गया है वो हमने क्या स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर यूज में लिया गया है। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर हमने इसलिए यूज में लिया गया है ताकि जो हमारा सेकेंडरी कोयल है उसके अक्रॉस जो हमारा आउटपुट जो वोल्टेज आए वो हमारा क्या है, कम आए। क्योंकि जो इस हम एक तो हमें जो आउटपुट जो डीसी प्राप्त करना है वो हमें कम प्राप्त करना है, और दूसरा क्या है कि जो हमारा डायोड होता है उसका पीक इनवर्स जो वोल्टेज होता है वो हमारा क्या होता है, कम होता है। पीक इनवर्स वोल्टेज वो वोल्टेज होता है कि जब डायोड रिवर्स बायस में कितने मैक्सिमम वोल्टेज तक बिना खराब हुए काम कर सकता है। इसका मतलब है कि पीक इनवर्स वोल्टेज से जैसे ही हम ज़्यादा हमारा बढ़ाते हैं, वोल्टेज बढ़ाते हैं, हमारा जो डायोड होता है वो क्या हो जाता है, हमारा डायोड डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज में लिया गया है। एक तो दो रीजन, एक तो हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है वो हमें कम चाहिए, और दूसरा हमारा जो डायोड होता है उसका पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होता है, कम होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज में लेते हैं। अब हम इसमें देखते हैं कि जो इनपुट, ये सबको पता है कि जो एसी सिग्नल होता है, जैसे यहाँ पे शो कर रहे हैं, ये एसी सिग्नल है हमारा, और ये हमारा डीसी सिग्नल है। जो एसी सिग्नल है उसमें क्या होता है, जो एवरेज वैल्यू होती है वो जीरो होती है, बिकॉज जितना पार्ट पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव पार्ट है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसकी एवरेज वैल्यू कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है। दूसरी बात है कि जो एसी सिग्नल होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड होता है, दोनों साइकिल होते हैं उसके, पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव साइड भी होती है, दोनों साइड होती है उसकी। लेकिन जो हमारा डीसी सिग्नल होता है उसकी एवरेज वैल्यू भी होती है। एवरेज वैल्यू क्या होती है, उसकी डीसी वैल्यू भी होती है। और उसमें क्या होता है कि जो
या तो वो पॉजिटिव हाफ साइकिल में, या तो वो पॉजिटिव साइकिल में होता है या फिर वो नेगेटिव में होता है। इसका मतलब डीसी वैल्यू हमारी या तो 5 वोल्ट होती है या फिर -5 वोल्ट है, +10 वोल्ट है या -10 वोल्ट है। तो क्या है कि एक ही वैल्यू होती है, तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। लेकिन एसी में क्या होती है, हमारी दोनों होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव होती हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल देखते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई करते हैं, यहाँ पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई किया तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, तो ये सेकेंडरी कॉइल के अक्रॉस क्या हो जाएगा, हमारा इम्पोज हो जाएगा, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्शन के कारण ये दो लाइन्स होती हैं, ये ट्रांसफार्मर के म्यूचुअल इंडक्शन को शो कर रही है। तो यहाँ पे हमारा जो आउटपुट आएगा वो क्या आ जाएगा, एसी आ जाएगा। लेकिन जो यहाँ पे जितना उसका पीक वोल्टेज था उससे उसका यहाँ पे कम है, इसका मतलब उसका वीआरएमएस भी कम है और उसकी पीक वोल्टेज भी हमारा कम है। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। जैसे हमने हाफ साइकिल लगाया है, तो हमारा हाफ साइकिल में क्या होता है, प्लस और माइनस है, प्लस माइनस। यहाँ हमारा जो हमारा डायोड लगा हुआ होता है, ये डायोड क्या हमारा पॉजिटिव से कनेक्ट है। पॉजिटिव से कनेक्ट होने के कारण डायोड हमारा किस में हो गया, फॉरवर्ड बायस में हो गया। यहाँ हम जो डायोड मान रहे हैं वो हम यहाँ पे आइडियल डायोड मान रहे हैं, क्योंकि आइडियल डायोड होता है उसका एक कट इन वोल्टेज क्या होता है, 0 होता है। अदरवाइज कुछ ना कुछ कट इन वोल्टेज होता है। जैसे सिलिकॉन का 1.1 वोल्टेज होता है और उसका 1.1 या 1.2 वोल्ट होता है, और जो जर्मेनियम होता है उसका 0.7 वोल्टेज होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा डायोड किस में होगा, फॉरवर्ड बायस में। हमारा आइडियल डायोड है, तो आइडियल डायोड क्या होता है, फॉरवर्ड बायस में एज ए शॉर्ट सर्किट बिहेव करता है। तो इसका सर्किट डायग्राम क्या बन जाता है, वो ही जैसे हमारा प्राइमरी है, इसके अक्रॉस प्लस साइकिल, हमने पॉजिटिव साइकिल अप्लाई किया तो यहाँ पे भी पॉजिटिव है, और यहाँ हमारा जो डायोड है वो क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस में होने के कारण ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है। यहाँ हमारा ये लोड लगा, तो जितना हमारा सेकेंडरी कॉइल के अक्रॉस जो आउटपुट है वो हमें लोड में मिल जाता है। यही मैंने यहाँ पे शो किया है, फर्स्ट साइकिल में जितना हमारा था उतना ही हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पे आउटपुट आ रहा है। अब हम लेते हैं नेगेटिव साइकिल। नेगेटिव साइकिल के अंदर क्या होता है, जो हमारा डायोड होता है, नेगेटिव साइकिल जैसे अप्लाई करते हैं, यहाँ नेगेटिव है और यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पी नेगेटिव और पॉजिटिव हो जाएगा। जो डायोड है हमारा ऐसे लगाया, पी साइड यहाँ है, एन साइड यहाँ पे है। पी साइड किससे कनेक्ट होगी, नेगेटिव से कनेक्ट होगी। नेगेटिव से कनेक्ट होने पे हमारा डायोड किस में हो गया, रिवर्स बायस में हो गया। रिवर्स बायस में जो डायोड होता है वो उसमें से करंट को पास नहीं होने देता है। इसका मतलब है कि वो एक हाई रेजिस्टेंस को शो करता है, उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा वो दिखाता है। तो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होने के कारण उसमें से करंट फ्लो नहीं हो पाएगा, करंट नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो एज ए ओपन सर्किट बिहेव कर रहा है। ओपन सर्किट होने के कारण जो हमारा ये सर्किट ओपन होने के कारण जो लोड है उसमें से, क्योंकि ओपन सर्किट में से करंट फ्लो नहीं होता है, तो हमारे लोड के अक्रॉस भी कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, जिसके जिसकी वजह से उसका जो आउटपुट वोल्टेज होएगा वो कितना हो जाएगा, हमारा कम होएगा। तो वी आउटपुट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे क्या है, वी इन ये पॉजिटिव था तो इसके अंदर पॉजिटिव वैसा का वैसा आ गया, नेगेटिव साइकिल के अंदर 0 आ गया। पॉजिटिव के अंदर फिर सेम का सेम ऐसा कैसे आएगा, क्योंकि ये हमारे क्या होती है, हमारी पीरियोडिक साइकिल पीरियोडिक होती है। यहाँ पे हम चाहे साइन वेव लें चाहे कोसाइन लें, वैसा का वैसा ही हमें पॉजिटिव सिग्नल जो होता है वो वैसा वैसा प्राप्त होता है, नेगेटिव में हमें 0 प्राप्त होता है। जो हमारा आउटपुट जो करंट है वो क्या हो जाएगा, सेम के सेम वेव फॉर्म में प्राप्त होती है। लेकिन जैसे इसकी पीक वोल्टेज यहाँ पे वी एम है, तो इसका क्या हो जाएगा, आई एम कितना हो जाएगा, वी एम बाई आर ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। पॉजिटिव हाफ वेव रेक्टिफायर होते हैं। जैसे हमारा जो ये रेक्टिफायर है ये क्या कर रहा है, केवल पॉजिटिव साइकिल को ही पास होने दे रहा है, नेगेटिव साइकिल को क्या कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है। इसलिए इसको पॉजिटिव हाफ वेव रेक्टिफायर भी बोलते हैं। ये केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल को पास होने देते हैं, नेगेटिव हाफ साइकिल को पास नहीं होने देते हैं। और जो नेगेटिव हाफ वेव रेक्टिफायर होते हैं वो क्या करेंगे, नेगेटिव हाफ साइकिल को पास होने देंगे और पॉजिटिव हाफ साइकिल को ब्लॉक कर देंगे। इस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ वेव रेक्टिफायर में कुछ अंतर नहीं है, केवल जो डायोड है उसकी डायरेक्शन का ही अंतर है। नेगेटिव हाफ वेव रेक्टिफायर करने के लिए हमें जो ये डायोड था उसको क्या करेंगे, हम इधर एन लगा देंगे पी की साइड और इधर पी लगा देंगे, जिससे कि हमें क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइकिल प्राप्त हो जाएगा। अब हम इसका एनालिसिस करते हैं। जो भी हमारा सिग्नल मिला था, से सिग्नल है, तो इसकी एवरेज वैल्यू कितनी है और उसकी क्या एनालिसिस करते हैं हम। हाफ वेव रेक्टिफायर की डीसी जो आउटपुट है वो कितना है, उसका आईआरएमएस कितना है, उसकी एफिशिएंसी कितनी है, ये सब हम रिपल फैक्टर देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि उसकी डीसी वैल्यू कितनी है। डीसी वैल्यू क्या होती है, कोई भी जो सिग्नल होता है उसकी एवरेज वैल्यू कितनी है, वही उसकी क्या होती है, डीसी वैल्यू होती है। आई डीसी किसके बराबर है, एवरेज वैल्यू ऑफ आई है। एवरेज वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं कि एरिया अंडर द वेवफॉर्म ऑफ करंट या वोल्ट अपॉन पीरियड, कि उसका कितना टाइम पीरियड है और उस एरिया डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड। इसको हम लिखते हैं कि 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई आई डी अल्फा। आई करंट कितना हो जाएगा,
जैसे v है, v इज इक्वल टू वी एम साइन अल्फा है, तो i कितना हो जाएगा वी एम बाई आर साइन अल्फा। तो वी एम बाई आर को हमने आई एम शो किया जैसे मैंने बताया। ठीक है, अब हमारा i कितना हो जाएगा आई एम साइन अल्फा हो गया। तो आई एम साइन अल्फा है, तो यहाँ पे हमें केवल पॉजिटिव साइकिल ही मिला। पॉजिटिव साइकिल मतलब हमें 0 से पाई तक का आउटपुट मिल रहा है, पाई से 2 पाई पर हमें आउटपुट नहीं मिल रहा है। यहाँ हम देख रहे हैं 0 से पाई में हमारा आउटपुट है, पाई से 2 पाई में हमारा आउटपुट नहीं है। हमारा साइकिल कितना हो गया, 0 से 2 पाई मतलब 2 पाई हमारा साइकिल है यहाँ पे। तो ये होता है 1/t, 0 से t i d अल्फा होता है। वन टी कितना है 2 पाई है, 1/2 पाई, 0 से पाई हमने इसको डिवाइड कर दिया है इंटीग्रेशन, क्योंकि यहाँ पे तो हमारा आउटपुट आ रहा है और यहाँ पे आउटपुट कितना है पाई से 2 पाई में 0 है, तो 0 शो कर दिया। आई एम साइन अल्फा, आई एम हमारा कितना है कॉन्स्टेंट है, तो आई एम बाहर आ गया। आई एम अपॉन 2 पाई 0 से पाई साइन अल्फा डी अल्फा। साइन अल्फा का इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस कोस अल्फा, लिमिट कितनी होगी 0 से पाई। आई एम अपॉन 2 पाई माइनस माइनस कोस अल्फा, अल्फा की जगह पाई हमने पुट किया, माइनस कोस पाई प्लस कोस 0 हो गया। माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। कोस पाई की वैल्यू होती है -1 होती है, तो और कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये कितनी होगी 2 होगी। तो 2 im/2 पाई इज इक्वल टू im/पाई। ये हमारी क्या है डीसी करंट है, कितना हमारा डीसी आउटपुट है वो है। आरएमएस वैल्यू, आरएमएस का मतलब है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। रूट मीन स्क्वायर कितना है हमारा आउटपुट करंट का, वो हम निकालते हैं रूट 1/t, 0 से t आई स्क्वायर या वी स्क्वायर डी अल्फा का रूट। रूट ऑफ रूट, रूट कर दिया, मीन स्क्वायर मीन निकालते हैं 1/2 पाई, 0 से 2 पाई था उसका स्क्वायर करना है तो आई स्क्वायर डी अल्फा। इस तरीके से रूट मीन स्क्वायर वैल्यू हमारी 1/2 पाई, 0 से 2 पाई, तो वापस से हमारा आई कहाँ से कहाँ तक आया, 0 से पाई में तो हमारी आई करंट आता है और पाई से 2 पाई पे हमारा 0 है, तो पाई से 2 पाई मैंने शो ही नहीं किया यहाँ पे। 0 से पाई आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डी अल्फा, क्योंकि आई की वैल्यू कितनी है आई एम साइन अल्फा है। आई एम स्क्वायर बाहर आ जाएगा, कॉन्स्टेंट है आई एम स्क्वायर अपॉन 2 पाई 0 से पाई साइन स्क्वायर अल्फा है कि इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर अल्फा का हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, उसको हम लिखते हैं 1 - cos 2 अल्फा अपॉन 2। फिर 2 इधर आ जाएगा बाहर आ जाएगा, तो ये बचेगा 0 से पाई 1 - cos 2 अल्फा डी अल्फा। एल्फ वन का कितना हो जाता है कॉन्स्टेंट का, जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं उतना ही, तो अल्फा कर रहे हैं तो अल्फा माइनस cos 2 अल्फा कितना हो जाएगा sin 2 अल्फा अपॉन 2। 0 से पाई यहाँ पे हम लिमिट कर देते हैं तो इसका मान आता है यहाँ पे हमारा पाई आता है, आई एम स्क्वायर अपॉन 4 पाई इंटू पाई रूट ऑफ। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आई आर एम एस कितना आएगा हमारा आई एम अपॉन 2। इस तरीके से हमारा ये क्या टोटल जो हमारा जो करंट आ रहा है आउटपुट, जिसके अंदर हमारे रिपल्स भी आ रहे हैं और हमारा डीसी भी है, उसका जो हमारा आई आर एम एस है वो हमारा है आई एम अपॉन 2 है। अब हम रूट मीन स्क्वायर एसी आउटपुट करंट का देखते हैं कि हमारा आउटपुट जो एसी है उसका कितना है। आई डेस आर एम एस इज इक्वल टू आई आर एम एस स्क्वायर माइनस आई डी सी स्क्वायर, ये होता है हमारा जो आउटपुट करंट है। वो हमारा प्योर डीसी नहीं है, उसके अंदर हमारा एसी भी है, तो उस एसी के हमारे आर एम एस की वैल्यू कितनी है वो हमारी ये है। जो तुम्हारे सिलेबस में है, तुम्हें किसकी एनालिसिस करना था, क्या कैलकुलेट करना था, वो तुम्हारे हैं रिपल फैक्टर एंड तुम्हारी एफिशिएंसी है। लेकिन हम रिपल फैक्टर में क्या होता है कि हमें आई आर एम एस और आई डी सी की वैल्यू की जरूरत होती है, ऐसे ही हमें किस में भी एफिशिएंसी में भी जरूरत होती है। इसकी वजह से हम यहाँ पे क्या मैंने पहले कैलकुलेट किया आई आर एम एस और आई डी सी। अब हम देखते हैं कि रिपल फैक्टर क्या होता है। जो भी हमारा एसी हमारा रेक्टिफायर क्या करता है, डीसी एसी को डीसी में चेंज करता है, लेकिन जो हमारा आउटपुट जो डीसी है उसके अंदर कुछ अनवांटेड एसी कंपोनेंट होते हैं या फिर कुछ रिपल होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं अनवांटेड एसी कंपोनेंट बोलते हैं। ठीक है, जो हमारे रिपल होते हैं वो क्या होता है, डीसी जो हमारे आउटपुट है उसके अंदर जो अनवांटेड एसी कंपोनेंट होते हैं उसको हम रिपल बोलते हैं। रिपल फैक्टर क्या करता है कि हमारे आउटपुट के अंदर हमारा कितना एसी है उसको मेजर करता है। आर कितना हो जाएगा आर एम एस वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट अपॉन डीसी कंपोनेंट। जो हमारा आउटपुट है उसमें डीसी भी है और एसी भी है। रिपल फैक्टर ये कैलकुलेट करेगा जो हमारा आउटपुट है उसके अंदर कितना पार्ट डीसी एसी है। ठीक है, और जो अनवांटेड हमारा कंपोनेंट एसी कंपोनेंट होता है उसको हम रिपल बोलते हैं। तो आर कितना हो गया आर एम एस वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट अपॉन डीसी कंपोनेंट, आई डेस आर एम एस अपॉन आई डी सी।
आई डेस आर एम एस कितना है, रूट ऑफ आई आर एम एस स्क्वायर माइनस आई डी सी स्क्वायर अपॉन आई डी सी। आई डी सी को रूट में ले जाएगा तो आई स्क्वायर रूट ऑफ आई स्क्वायर डी सी भी लिख सकते हैं, तो ये मैंने लिख दिया। इसको क्या करते हैं, दोनों साइड भी हम डिवाइड कर सकते हैं, जैसे a माइनस बी अपॉन सी होता है तो a बाई सी माइनस बी बाई सी भी हम लिख सकते हैं। तो उसी तरीके से आई आर एम एस अपॉन आई डी सी का होल स्क्वायर माइनस ये 1 हो जाएगा, -1। आई आर एम एस कितना था अभी कैलकुलेट किया था, आई एम अपॉन 2, और जो हमारा आई डी सी है वो आई एम अपॉन आई एम बाई पाई हो गया, इसका स्क्वायर। आई एम से आई एम कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा, पाई बाई 2 का स्क्वायर -1 रूट ऑफ, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा 1.21। तो जो हमारा रिपल फैक्टर होता है वो बहुत हमारा कम होना चाहिए, और इसका मतलब आइडियली वो हमारा 0 होना चाहिए, लेकिन ये हमारा पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे हमारा रिपल फैक्टर बहुत ज़्यादा 1 से भी ज़्यादा है, इसका मतलब है कि जो हमारे जो रिपल है वो बहुत ज़्यादा है आउटपुट डीसी के अंदर, इसका मतलब है कि एसी पार्ट बहुत ज़्यादा है हमारा डीसी से। इसके बाद में हम कैलकुलेट करते हैं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या मेजर करता है, रेक्टिफायर की एबिलिटी को मेजर करता है कि वो इनपुट पावर को इनपुट पावर कितने डीसी में चेंज करता है, इनपुट पावर को डीसी में चेंज करता है। उसकी एफिशिएंसी क्या होती है, रेक्टिफायर की वो एबिलिटी कि वो इनपुट पावर को डीसी में कितना चेंज कर पाए, उसकी एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं कि कितना चेंज किया उसने इनपुट पावर को डीसी में। डीसी एफिशिएंसी क्या है, डीसी पावर सप्लाई टू लोड अपॉन इनपुट पावर, पी डीसी अपॉन पी आई इंटू 100। पी डीसी कितना है हमारा, डीसी आउटपुट किसके अक्रॉस मिल रहा है, लोड के अक्रॉस, तो लोड के अक्रॉस हमारा क्या है, आईडीसी, आईडीसी का स्क्वायर इंटू आरएल, जो आउटपुट है वो हमारा क्या है, डीसी है। एफिशिएंसी हम कैलकुलेट करते हैं आउटपुट अपॉन इनपुट, मतलब कि इनपुट का कितना पार्ट हमारा आउटपुट में चेंज हुआ है, यहाँ पे मतलब एसी कितना पार्ट हमारा डीसी में चेंज हुआ है, ठीक है। मतलब कि हमारा आउटपुट क्या है, डीसी है तो पी डीसी अपॉन पी आई। पी डीसी हमारा किसके क्रॉस ले रहे हैं, हम लोड के क्रॉस ले रहे हैं, तो पी कितना होता है, आई स्क्वायर इंटू आर या वी स्क्वायर बाई आर होता है। तो यहाँ पे हम आई से देख रहे हैं, करंट से देख रहे हैं, तो पी डी सी कितना होगा, आई डी सी स्क्वायर इंटू आर एल। आई डी सी हम वैल्यू पुट कर देंगे, आई डी सी कितनी है, पी आई, हमारा पी आई कितना है, हमारी इनपुट पावर, इनपुट पावर हमारी क्या है, एसी है, तो एसी को हम आर एम एस से निकालते हैं, आर एम एस आई आर एम एस स्क्वायर। अब हमारा आर कितना आएगा, आर एफ है हमारा, जो हमारा जो डायोड है वो फॉरवर्ड वाइस में कंडक्ट कर रहा है, तब हमारा कितना उसका रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस क्या होता है हमारा, बहुत कम होता है, लेकिन हम इसको यहाँ पे कैलकुलेशन में ले रहे हैं। आर एस हमारा जो सेकेंडरी कोयल रेजिस्टेंस है वो है, और आर एल हमारा लोड रेजिस्टेंस है। ये हमने इसलिए लिया है कि लोड के अक्रॉस भी हमारा प्योर डीसी प्राप्त नहीं हो रहा है, इसलिए उसके अंदर भी कुछ ना कुछ पार्ट एसी आ रहा है, इसलिए हमने लोड को भी कंसिडर किया है। आई डी सी स्क्वायर आर एल, यहाँ पे हम आर एल को कॉमन ले लेते हैं, तो आई आर एम एस स्क्वायर आर एल, तो 1 प्लस आर एल प्लस आर एस बाई आर एल। अब हम एजम्पशन करते हैं कि मैक्सिमम जो हमारी एफिशिएंसी है उसके लिए यहाँ एजम्पशन किया जा रहा है, नहीं तो इसकी कुछ ना कुछ तो वैल्यू होती है, लेकिन इसकी वैल्यू क्या है, <1 होती है। वो वैल्यू कितनी है ये नहीं पता हम, लेकिन उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं 1 के कंपेरिजन में, बहुत कम है। तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो आई डी सी स्क्वायर अपॉन आर एम एस स्क्वायर इंटू 100। आई डी सी कितना होता है, आई एम बाई पाई, और आई आर एम एस कितना होता है, आई एम बाई 2। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर इंटू 100। तो एफिशिएंसी जो हमारी मैक्सिमम है वो कितनी होगी, 40.5 है। इसका मतलब है कि रेक्टिफाइड जो हमारी इनपुट जो पावर थी उसके केवल 40% को ही डीसी में चेंज कर पाता है, और जो 60% है वो हमारी एसी ही रह पाती है। इस तरीके से इसकी जो एफिशिएंसी है वो बहुत हमारी कम है। जो हमारे एडवांटेज क्या है, जो हमारा सर्किट है इसके अंदर एक ही क्या है, डायोड यूज में लिया गया है, एक ट्रांसफार्मर है, एक लोड है, तो हमारी जो सर्किटरी है वो बहुत सिंपल है, इसके अंदर कंपोनेंट्स हैं वो बहुत हमारे कम है, सॉरी कंपोनेंट्स कम है, और ये भी हमारे सस्ते हैं, इसलिए ये चीपर हो गया और सिंपल हो गया। डिसएडवांटेज क्या है कि हमारा जो इनपुट है उसके दो पार्ट हैं, पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल। केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल को तो पास होने दे रहा है और नेगेटिव हाफ साइकिल को पास नहीं होने दे रहा है, इस तरीके से हमारी जो पावर लॉस है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसका जो आउटपुट जो हमारा वोल्टेज होता है वो भी बहुत कम होता है। जो आउटपुट जो करंट होता है वो हमारा प्योर या फिर आउटपुट करंट मानो चाहे आउटपुट वोल्टेज मानो, वो दोनों ही हमारे क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं। और इसके अंदर जो रिपल होते हैं, रिपल का मतलब अभी बताया था कि जो एसी अनवांटेड जो एसी कंपोनेंट होते हैं वो हमारे रिपल होते हैं।
अनवांटेड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम तो डीसी को प्राप्त करना चाह रहे हैं, लेकिन हमें एसी भी मिल रहा है डीसी के अंदर, इसलिए वो अनवांटेड जो एसी कंपोनेंट है वही हमारे रिपल है, और इसके अंदर रिपल हमारे बहुत ज्यादा होते हैं। इसकी वजह से हमारा जो आउटपुट प्योर जो डीसी होता है वो बहुत कम होता है। थैंक यू।